हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और इकोनॉमिक्स के एक करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। और ये केवल एक करंट अफेयर ही नहीं है, बेसिकली ये जनरल स्टडीज़ भी है। और मैं आपको बता दूं कि इस पे जितने भी लेक्चर बनेंगे स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड पे, ठीक है, तो वो आप सारे पार्ट देखो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। म्यूचुअल फंड को भी लेके उससे रिलेटेड जो बैंकिंग टर्मोलॉजी यूज़ की गई है, बेसिकली जो ये आर्टिकल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, बेसिकली ये विजन आईएएस जो कोचिंग है उसके करंट अफेयर सीरीज से इसको कॉपी पेस्ट किया गया है। और इसमें बहुत सी टेक्निकल टर्म्स हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेक्निकल टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो आपका सबसे पहला काम है कि आपको पेशेंस बना के रखना है, कि आपका पेशेंस नहीं खराब होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेशेंस क्लियर होगा तभी आप इस पूरे वीडियो को समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, बहुत ही टेक्निकल है ये आर्टिकल, ठीक है। जैसा कि वाई इन न्यूज़ स्पेशल जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो न्यूज़ में क्यों है या थी, दोनों बात एक है, क्योंकि है ऐसा नहीं कह सकते कि थी। तो देखो ध्यान से, वाई इन न्यूज़ टू ईज लिक्विडिटी प्रेशर ऑन म्यूचुअल फंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस अ स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ ₹50,000 करोड़ फॉर म्यूचुअल फंड्स। तो हम इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे कि बेसिकली ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और आखिर ये लिक्विडिटी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये लिक्विडिटी इनको क्यों दे रही है। देखो पहली बात तो ये समझो, पहले एक बात बता देते हैं, पहले वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज की बात करें तो कोरोना वायरस है। अब इस कोरोना वायरस की वजह से सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो लिक्विडिटी का है, मतलब मार्केट में कैश की कमी है, मतलब मार्केट में कैश फ्लो मनी सप्लाई की कमी है। उसका रीज़न है कि जो बिजनेस एक्टिविटी है जिस साइकिल में एक्सेलरेट करनी चाहिए उस साइकिल में वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके मद्देनज़र जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये बात बोलता है कि भाई बैंकों को उसने ये बोला कि भाई आप हमसे पैसा ले लो, 50,000 करोड़ रुपए पैसा ले लो। अब जो बैंक होंगे ये पैसा म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को देंगे, और म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो अपने जो कि लिक्विडिटी प्रेशर से परेशान है, तो जब उनके पास पैसा आएगा तो उससे जो है इनके ऊपर जो भी रिस्क मंडरा रहा है, जो रिस्क घूम रहा है वो कम होगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि अभी फ़िलहाल में क्या हो रहा है, पहले वो समझो। फ़िलहाल में ये हो रहा है कि क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है, तो कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन्वेस्टमेंट पे चाहता है कि भाई उसको रिटर्न मिले। ये बात तो सभी को पता है कि अब भाई आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप रिटर्न चाहेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस सीरीज़ में बहुत लोगों ने अपना म्यूचुअल फंड कंपनीज़ में पैसा लगा दिया, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ जो जिस बिज़नेस में वो अपना काम कर रही हैं वही उनका काम नहीं चल रहा है, तो इसकी वजह से इनके पास लिक्विडिटी प्रेशर बढ़ रहा है, इनके पास पैसे की कमी हो रही है। और दूसरे नंबर पे ये भी है कि जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो रिटर्न कमाना चाह रहा है, तो अब उसको रिटर्न जब नहीं मिलेगा तो वो म्यूचुअल फंड से अपना पैसा निकालना शुरू करेगा। तो फिलहाल में क्या है कि बहुत लोग म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, और इसकी वजह से इसके पास पैसे की कमी हो रही है, ठीक है। और जैसे कि अभी एक एग्जांपल है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन करके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी, उसने क्या बोलते हैं इंडिया में 6 डेट सिक्योरिटीज़ को बंद कर दिया। तो इसी के मद्देनज़र कि जो इंडिया का डेट मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, वो उसमें लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है कि वो बैंकों को पैसा देगी। 11 मई तक का टाइम दिया है कि 11 मई तक वो पैसा देगी, अप्रैल से मई तक वो पैसा देगी, ताकि भाई जो बैंक है वो पैसा म्यूचुअल फंड को दे सकें और म्यूचुअल फंड अपने आप को रिवाइव कर सके। तो अब इसी सीरीज़ में हम ये समझते हैं, पहली बात ये समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड क्या होता है। पहले म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम ये बात समझेंगे, क्योंकि देखो इस आर्टिकल में इतने सारे टेक्निकल वर्ड है ना कि उन टेक्निकल वर्ड को अगर आप नहीं समझे तो गए काम से। तो इसलिए टेक्निकल वर्ड जितने हैं पहले उसको हम लोग डिकोड करेंगे, चाहे वो एक वीडियो में हो, चाहे 2 वीडियो में हो, चाहे 3 वीडियो में हो, ठीक है। तो आप उसको सीरीज वाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके जो भी सीरीज आएगी उसको आप देखेंगे, आराम से बैठ के कॉपी निकालेंगे। यू टुक आउट योर कॉपी एंड योर पेन एंड राइट इट इन माई वर्ड्स, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे आप लिखते जाओ। जैसे कि हम ये बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट को समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जल्दी जल्दी देखो, कोई भी बंदा सैलरी पाता है तो सैलरी के पैसे को वो सेव करता है। वो सेव क्यों करता है? क्योंकि उसको कार खरीदना है, उसको घर बनवाना है, ठीक है ना।
और उसके लिए आप अपने वो सेविंग के पैसे को क्या करता है कि अकाउंट में डाल देता है। ये सबसे बेकार तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप अकाउंट में पैसा रखते हैं तो इसमें जो रखा हुआ पैसा होता है, मतलब इसमें जो रखा हुआ मनी है, वो एक समय के बाद अपनी वैल्यू को क्या करता है, लूज़ करता है। अपनी वैल्यू को वो डिक्रीज़ क्यों करता है, उसका एक बहुत बेसिक रीज़न है। उसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती है, जब महंगाई इंक्रीज़ करती है तो वो वैल्यू भी मनी की डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसा कि एक एग्जांपल है कि मान लो कि आपके पास 100 रुपये रखा हुआ है। अभी 100 रुपये रखा हुआ है, अभी 100 रुपये में अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक समर सीज़न है और एक विंटर सीज़न है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि आपको मटर परचेस करनी है, ठीक है। अब जो है आपने विंटर सीज़न में 100 रुपये में आपने 2 किलो मटर खरीदा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, समर सीज़न में आपने केवल 1 किलो मटर खरीदा। तो यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे मनी अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अब ये प्रश्न उठता है कि मनी आखिर यहाँ पर अपने वैल्यू को डिक्रीज़ क्यों कर रहा है। तो उसके और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो रखा हुआ जो पैसा होता है, जब भी आप पैसा रख देते हैं, ठीक है ना, तो रखा हुआ पैसा का जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो सबसे बेकार होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो मनी है उसकी वैल्यू डिक्रीज़ करती है। वैल्यू क्यों डिक्रीज़ करती है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। देखो, म्यूचुअल फंड को पढ़ने से पहले ये बात समझें कि देखो, जैसे जब कभी भी हम ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, ठीक है ना, जब कभी हम ये बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वर्ड की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए हर बंदे के पास बहुत सारे रूट होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए वो सेविंग अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, वो जो है एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो जो है गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। जब भी हम करते हैं बात करते हैं, वो जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट में भी अपना पैसा लगा सकता है। प्लस वो जो है अगर हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में भी अपना पैसा लगा सकता है, मतलब प्रॉपर्टी में भी वो क्या कर सकता है, अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं रियल एस्टेट में भी कर सकता है। रियल एस्टेट यहाँ पे मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। अब देखो हमारे पास कितने ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट की, कि हमारी जो सैलरी आई, तो जो हमारी सैलरी आई तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन सेविंग अकाउंट का। लेकिन ये बात याद रखो कि सेविंग अकाउंट में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सेविंग अकाउंट में आपको रिटर्न क्यों नहीं मिलेगा, उसका एक बेसिक लॉजिक है, क्योंकि इसमें रखा हुआ पैसा जब मन करता है तब आप निकाल लेते हैं, तो इस पर बैंक आपको 4% इंटरेस्ट देता है। तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन नहीं होता इन्वेस्टमेंट का। अब दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन आपके सामने एफडी है। अब आपने एफडी में पैसा रख दिया, जो एफडी में भी जो आपने पैसा रखा है वो भी एक टाइम पीरियड के बाद आपको मिलेगा, और उसमें से 6% या 8% रिटर्न मिलने वाला है। अब तीसरे नंबर पे आपके सामने ऑप्शन है गोल्ड का, कि आपने गोल्ड में पैसा रखा, गोल्ड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो गोल्ड की प्राइस होती है वो बहुत फ्लक्चुएट, बहुत ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। अब तीसरा ऑप्शन है आपकी स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर बंदा नॉलेजेबल नहीं है तो वो स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्किल लोगों का और नॉलेजेबल लोगों का गेम होता है। तो कहने का मतलब, और इसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते, कभी ऊपर रहते कभी नीचे रहते हैं। अक्सर भी आप न्यूज़ में सुनते रहते हैं सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया। और तीसरा जो अब लास्ट जो ऑप्शन आपके सामने है वो रियल एस्टेट का है, मतलब आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। लेकिन प्रॉपर्टी में रिस्क तो बहुत कम होता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आप बंदा करता है तो उसको एक ही समय में बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए कहा यह जाता है कि जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के साथ आपके 3 वर्ड जरूर लगेंगे। सबसे पहला वर्ड लगेगा रिटर्न, दूसरा वर्ड होगा रिस्क, और तीसरा वर्ड होगा टाइम। देखो, जब कभी भी आप ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आपने कम टाइम के लिए कम रिस्क में और इन्वेस्टमेंट किया तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। आप अपने जनरल लाइफ में भी इसको उतार सकते हैं कि जब कभी भी आपको सैलरी मिलती है तो सैलरी मिली, अब आपको उसको इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करना है तो उसको आप डाइवर्सिफाइड करो। जैसे डाइवर्सिफाइड करने का मतलब क्या है, कुछ पैसा आपने एफडी में डाल दिया, कुछ पैसा आपने गोल्ड में डाल दिया, कुछ पैसा आपने रियल एस्टेट में डाल दिया, या मान लो स्टॉक मार्केट में डाल दिया। मान लेते हैं कि गोल्ड प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, तब भी तो आपके पैसा रखा हुआ है, हो सकता है इसका मार्केट कंडीशन अच्छा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपने
आपका जो है क्या बोलते हैं गोल्ड प्राइस बहुत नीचे चला गया तो आपने स्टॉक मार्केट में रखा, पता चला एक सेंसेक्स ऊपर चला गया तो आपको वहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट हमेशा का हमेशा जो होना चाहिए वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कभी भी एक जगह पे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया और एकाएक उस सेक्टर में लॉस आ गया, लॉस हो गया, वो लूज़ कर गया, तो फिर आपका सारा पैसा गया। इसलिए वेन एवर यू गो फॉर इन्वेस्टमेंट तो यू पुट इट मतलब आप एक बात अपने दिमाग में रखो कि इन्वेस्टमेंट जब भी आप करो तो आप उसको डाइवर्सिफाइड करके करो, ठीक है। तो इसी सीरीज में दुनिया में जो डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा टूल आया और उसी का नाम है म्यूचुअल फंड, और उसी का नाम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है एट अ वन प्लेस। मतलब आप म्यूचुअल फंड को कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड मींस इट इज अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट एट वन प्लेस, कि जहां पर आप एक ही जगह पे डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कहते हैं कि होता क्या है, जैसे बहुत सी कंपनियां हैं वो म्यूचुअल फंड में काम करती हैं। मान लो जी कि हमने एक एग्जांपल लिया आईसीआईसीआई बैंक, या मान लो हमने रिलायंस का एग्जांपल ले लिया, या हमने क्या बोलते हैं सपोज दैट आदित्य बिरला ग्रुप का एग्जांपल ले लिया। तो ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड में काम करती हैं। मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक है, वो म्यूचुअल फंड में काम कर रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा कि वो अपनी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोल, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में वो अपना फंड मैनेजर रखेगा। अब जो ये मैनेजर होगा, अब मान कि अब जो ये करके बंदा है, अब ए करके बंदा वो क्या कर रहा है, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो जो आईसीआईसीआई बैंक का फंड मैनेजर है वो क्या करेगा, इस ए बंदे के पैसे को डाइवर्सिफाइड करेगा, ठीक है ना। वो डाइवर्सिफाइड करेगा। अब वो डाइवर्सिफाइड कहाँ कर रहा है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके फंड को बहुत ज़्यादा रिस्क वाली सिक्योरिटी में डाइवर्सिफाइड कर रहा है कि बहुत ज़्यादा जो कम रिस्क वाली सिक्योरिटी उसमें डाइवर्सिफाइड कर रहा है। देखो अब जैसे कम रिस्क वाली सिक्योरिटी में अगर मान लो कि वो डाइवर्सिफाइड कर रहा है तो कम रिस्क में आपको मिलेगा, और रिस्क ज़्यादा सिक्योरिटी में वो आपके फंड को जो है, आपके पैसे को वो आपका जो वो फंड मैनेजर है आईसीआईसीआई बैंक का उसमें डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो बेसिकली म्यूचुअल फंड होता है, इसमें क्या होता है कि कंपनियां अपना जो भी म्यूचुअल फंड बेचने का काम करती हैं वो करती क्या है कि पहले अपना एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाती हैं, उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर अपॉइंट करती हैं। वो फंड मैनेजर जो होता है वो आपके फंड को डाइवर्सिफाई करता है, ठीक है ना, ये बात होती है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये बात समझना जरूरी है कि जो म्यूचुअल फंड होता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड की हम जब कभी भी बात करते हैं तो जो म्यूचुअल फंड होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड होता है उसको हम इक्विटी म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो सब इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। देखो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड की हम जब भी बात कर देंगे, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड की हम जब भी बात करेंगे तो ये जो पैसा होता है ये स्टॉक मार्केट में लगता है, स्टॉक मार्केट में लगता है, ठीक है। अब चूंकि स्टॉक मार्केट में लग रहा है तो जाहिर सी बात है, आप ये मान के चलो कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होगा, यहाँ पर रिस्क क्या होगा, ज़्यादा होगा, रिटर्न भी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे जो बात करते हैं वो होता है डेप्ट म्यूचुअल फंड। डेप्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आपका फंड मैनेजर होता है वो बेसिकली क्या करता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में वो क्या करता है, इसका इन्वेस्टमेंट करता है। ये प्रश्न होता है कि जो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, जैसे मान लो कि उसने बॉन्ड में, उसने डिबेंचर्स में, उसने सर्टिफिकेट डिपॉजिट में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम लोग डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में, जो स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है उसी सीरीज में डिस्कस करेंगे कि ये जो डेट म्यूचुअल फंड है, बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड में जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये बॉन्ड, डिवेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसका बेसिक क्या मतलब है। क्योंकि अब आपको यही नहीं पता है बॉन्ड डिवेंचर में क्या फ़र्क होता है, शेयर और डिवेंचर में क्या फ़र्क होता है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होती है, तो फिर आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। फिर आप जब वो आर्टिकल पढ़ने बैठे तो आपका हवा ख़राब हो गया, आप वहीं पर गिर गए। तो कहने का मतलब क्या, डेट इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि हम बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है। असल में बॉन्ड गवर्नमेंट क्यों इशू करती है, उसका एक रीज़न होता है। मान लो कि सरकार के पास सरकार को पैसे की ज़रूरत है और बजट से उसको पैसा मिल ही नहीं रहा है सरकार को, तो सरकार क्या करेगी, पब्लिक से बोरो करेगी। पब्लिक से बोरो करने के लिए वो बॉन्ड इशू कर देगी, और जब वो बॉन्ड इशू कर देगी तो आप उस बॉन्ड को खरीदेंगे। तो जब आप उस बॉन्ड को खरीदेंगे
तो बेसिकली आप सरकार को पैसा देंगे तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा और आपके पास बॉन्ड आ जाएगा। अब बात होती है कि आपने बॉन्ड में क्यों इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हमने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया तो हमको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमने 10 रुपये का सरकार का बॉन्ड खरीदा है तो हमको क्या बोलते हैं 12 रुपये मिलेगा, मतलब 2 रुपये का हमें क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेट म्यूचुअल फंड होता है उसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है, जो भी कंपनियां म्यूचुअल फंड को बेच रही हैं, वो आपके फंड को क्या करता है कि डेट इंस्ट्रूमेंट में उसको डाइवर्सिफाई करता है। ये बात क्लियर। अब बात आती है लास्ट म्यूचुअल फंड की। हम बात ये करेंगे बॉन्ड और डिवेंचर्स में क्या फ़र्क होता है। अब हम नया बात करने वाले हैं और वो तीसरा टाइप होता है जिसका नाम होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है कि ये इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन होता है। इक्विटी और जब भी हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड समझ लो कि बैलेंस कर रहा है। ये रिस्क, जैसे हमेशा ये बात याद रखना है, जो डेट म्यूचुअल फंड होता है उसमें जो रिस्क होता है वो लो होता है, लेकिन जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है उसमें रिस्क हाई होता है। और जो हाइब्रिड होता है वो बैलेंस है, मतलब हाई रिस्क लो रिस्क के बीच वाला है। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये बेसिकली जो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास पैसा आ रहा है, ठीक है ना, तो पैसा जब उसके पास आता है तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट जो करता है तो अब नॉर्मल लोग सेविंग अकाउंट में कर दे रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट में कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और उस डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका नाम है म्यूचुअल फंड, ठीक है। और ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं करंट में, इनमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है अब वहाँ से वो लोग पैसा निकाल रहे हैं। जब वो पैसा निकाल रहे हैं तो उसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनको लिक्विडिटी क्रंच का प्रॉब्लम हो रहा है। तो उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि 50,000 करोड़ रुपया देने की बात करा। इसलिए देने की बात करा ताकि उनको ये प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो वो उनका जो डेट मार्केट है जो आपका देश का वो क्रैश कर जाएगा। जैसा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस हुआ था जिसने इंडिया में 6 डेट म्यूचुअल फंड को बंद कर दिया, क्योंकि उसमें जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो पैसा निकालना शुरू किए होंगे तो उसके पास क्योंकि एक वर्ड होता है रिडम्पशन, जैसे कि एक वर्ड रिडम्पशन, पहले ये समझो रिडम्पशन का क्या मतलब। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको पैसा चुकाना पड़ेगा ना, तो उसी को रिडम्पशन बोलते हैं। आपने किसी से पैसा लिया है तो आपको उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। तो अगर म्यूचुअल फंड ने अपना म्यूचुअल फंड बेचा है तो किसी को, तो उसको चुकाना भी तो पड़ेगा। अब वो नहीं चुका पा रहा है क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम है। तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है बैंकों को, कि जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि भाई हम पैसा बैंकों को दें, बैंक पैसा देंगे म्यूचुअल फंड को, ठीक है, ताकि रिडम्पशन प्रॉब्लम ना हो और उनको जो है कैश क्या बोलते हैं लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो अपने म्यूचुअल फंड को बंद ना करें। अब बात हम ये करेंगे बेसिकली कि जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस आर्टिकल को, जो आर्टिकल विज़न आईएएस के पेपर के करंट अफेयर मैगजीन में पब्लिश हुआ है, उसमें जो टेक्निकल टर्म है उनके बारे में समझेंगे, बॉन्ड डिवेंचर के बीच में डिफरेंस को समझेंगे, साथ ही साथ हम एचटीएम की बात करेंगे, एचटीएम का मतलब होता है हिल टू मैच्योरिटी की बात करेंगे, और बैंकिंग टर्मोलॉजी जो भी इसमें यूज हुई है उन सब की पूरी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी है, ये बेसिकली एलएएफ पे इसको मैनेज किया जाएगा, तो एलएएफ समझेंगे, रेपो ऑपरेशन वर्ड लिखा है वो भी समझेंगे, ऑन टैप लिखा है वो भी समझेंगे, और ओपन एंडेड भी समझेंगे। तो इसके लिए आपको मुझे ट्यून करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी। म्यूचुअल फंड तो समझ में